33 फैक्टोरियल इस नंबर के अंदर 6 का मैक्सिमम पावर क्या होगा? मैं फिर से बता रहा हूँ, 33 फैक्टोरियल जो नंबर है उसके अंदर 6 का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना होना चाहिए? ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है 22 टू द पावर 36 माइनस 15 टू द पावर 37, इस नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो है क्या होने वाला है? ये दोनों क्वेश्चन के बारे में आप सोचिएंगे, थोड़ा सा आप सोच लीजिए कर पाते हैं कि नहीं। और हम लोग इस वीडियो में आपको बहुत सारे ट्रिक्स जो है बताने वाले हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ नंबर्स आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे। इन नंबर्स में क्या सिमिलरिटी आप मुझे थोड़ा सा बताइए। आप देखिए इस नंबर्स को और मुझे बताइए कि ये जो नंबर्स है इसमें क्या जो है सिमिलरिटी है। ये सारे नंबर्स किस तरह से सेम है, आपको थोड़ा सा मुझे बताना है। आपके स्क्रीन के ऊपर 7 नंबर्स आ रहे होंगे, 15, 36, 78, 8, 85, 92 और 1। ये सारे नंबर्स किस तरह से सिमिलर है आपको मुझे बताना है। तो अगर आप इस नंबर को गौर से देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि सारा नंबर्स अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं अगर आप सारे नंबर्स को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको जो है 1 रिमाइंडर मिलेगा। ये 1 जो नंबर है उसे भी अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। आप ऐसे लिख सकते हैं इस नंबर को 7 × 0 + 1। तो ये जो सारा नंबर्स है, ये सारा नंबर्स को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 ही रिमाइंडर्स मिलने वाला है। तो ये जो सारा नंबर्स है ये इक्वल तो नहीं है, पर किसी तरह से ये नंबर सिमिलर है। तो इसी को लेके हम लोग आज का नंबर थ्योरी का सेशन डिस्कस करने वाले हैं कि ये नंबर किस तरह से सिमिलर है और किस तरह से हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंबल दिखाऊंगा जहाँ से इस नंबर को हम लोग जो है इक्वल तो नहीं बता सकते हैं, पर एक रिलेशनशिप बता सकते हैं। 15 is equivalent to 36 is equivalent to 78 is equivalent to 8 is equivalent to 85 is equivalent to 92 is equivalent to 1 in some world। किसी वर्ल्ड में, मैथ्स का किसी वर्ल्ड में 15, 36, 78, 8, 85, 92, 1 ये सारा नंबर्स इक्विवेलेंट है। इक्वल तो नहीं है पर इक्विवेलेंट है। किसी तरह से इन नंबर के अंदर कुछ रिलेशनशिप है जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कुछ बेटरमेंट के लिए, कुछ अच्छी चीज़ को और भी बढ़ा कर बताने के लिए। तो ये सारा नंबर्स किसी वर्ल्ड में, मैथमेटिक्स के किसी वर्ल्ड में इक्विवेलेंट है और वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं बोर्ड रब कर लेता हूँ। तो आप एक क्लॉक सोचिए, ये एक क्लॉक है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर आपका वर्ल्ड सिर्फ 12 डिजिट तक ही है तो आप इस नंबर को एक सर्कल के अंदर देख सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सोचिए कि 2 एक नंबर है, तो 2 को आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद अगला नंबर आप सोचिए कि 14 है,
तो हम लोग इस नंबर को कैसे काउंट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 14 जो है पार्ट्स तक चलेंगे, मतलब 14 स्टेप्स जाएंगे। तो अगर हम 14 स्टेप्स जाते हैं तो 12 स्टेप्स के बाद हम लोग फिर से 12 में वापस आ जाएंगे, और उसके बाद और 2 स्टेप्स जाना होगा, तो हम लोग फिर से जो है यहाँ पे ही वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक नंबर लेते हैं 26। तो 26 नंबर्स को हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, 12 पार्ट्स चले गए, तो हम लोग का 12 कंप्लीट हो गया। फिर से एक कंप्लीट सर्कल किया तो बाकी का 12 कंप्लीट हो गया, तो टोटल जो हम लोग का 24 कंप्लीट हो गया। और 2 स्टेप्स आगे जाएंगे तो फिर से हम लोग जो है 2 पे ही आ जाएंगे। तो हम लोग, अगर ये क्लॉक हमारा वर्ल्ड है तो हमारे लिए 2, 14 और 26 सब इक्विवेलेंट है। एक ऐसा क्लॉक में जिस क्लॉक का 12 पार्ट्स है, तो एक 12 पार्ट्स का क्लॉक में 2, 14 और 26 ये सारा नंबर जो है इक्विवेलेंट है। ऐसे ही हम लोग का अगर क्लॉक 7 का होता तो ये सारा नंबर्स 7 के क्लॉक में इक्विवेलेंट होता। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है अभी तक मैंने जो बोला हूँ। तो हम लोग का अगर हम वर्ल्ड को जो है रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो जो बहुत सारा नंबर्स हैं हम उसे किसी तरह इक्विवेलेंट बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ सिंबल्स के बारे में जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जब मैं यहाँ पे क्लॉक के नाम से बता रहा था आप लोगों को, उसके लिए मैं एक सिंबल यूज़ करने वाला हूँ, इसको कहने वाले हैं मॉड। ये सिंबल जो है आप एक सिंबल से सोच सकते हैं। जो मैं 12 का क्लॉक सोच रहा था, 7 का क्लॉक सोच रहा था, इसे जो है मैं एक सिंबल से जो है डिटरमाइन कर रहा हूँ, एक सिंबल दे रहा हूँ इसको, और इस सिंबल का मैं नाम दे रहा हूँ मॉड। तो इस क्लॉक वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा था इस वीडियो में, तो मैं अब क्लॉक वर्ड यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं जो है मॉड वाला वर्ड यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैं किसी तरह ये लिख सकता हूँ 8, 22, 43, 50 ये सारा नंबर इक्विवेलेंट है मॉड 7 के वर्ल्ड में। तो यही है बेसिक नोटेशन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का। इसे हम लोग कैसे बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने लिखा हूँ आपको, जो हिंदी में बता रहा था, इसको मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 8 is congruent to 22 modulo 7। ये जो एक नोटेशन है, इस जो मैंने नोटेशन का बताया हूँ, इसका अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स का भाषा में आपको ऐसे लिखना होगा 8 is congruent to 22 in modulo 7। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करने वाले हैं हम लोग। तो आपको नोटेशन के बारे में पता चल गया कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो जो है वो क्या है और कैसे इसको नोटेशन से हम लोग बताते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। तो इसको हम लोग का टारगेट होगा यहाँ पे जो है इसको शॉर्ट करने का। जो हम लोग शुरू के लेवल में, एलिमेंट्री लेवल में हम लोग ट्राई करेंगे इसको शॉर्ट करने का। 50 के कॉन्ग्रुएंस क्या होगा मॉड्यूलो 7, और यहाँ पे हम लोग मिनिमम क्या लिख सकते हैं ताकि ये सबसे छोटा नंबर हो। तो अगर आप ये सोचते हैं तो आपको दिखने का मिलेगा कि आप 1 लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर होगा, क्योंकि अगर आप 7 को से डिवाइड करते हैं, 50 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर 1 मिलने वाला है, और अगर 1 को भी 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 मिलने वाला है। और अगर हम लोग स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर देखना यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग 50 जो है के साथ कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं 1 को। तो ये आपको पता चल गया क्या हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको बहुत धीरे धीरे मैं बताता जाऊँगा, तो आप नोट करते जाइए।
हम लोग बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको अंत में पता चलेगा कि बहुत कुछ जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो में, तो आप सिर्फ देखते जाइए आगे। तो मैं जो है आपको एक कुछ प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ मॉड्यूलों का। हम लोग इस क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, तो इसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको सबसे पहले बता देंगे, जिससे पहले जो है आप लोग बहुत जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो है इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी। ये इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी हम लोगों को बताता है A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड 0। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये होता है कि A इक्वल टू B। ये एक डेफिनेशन की तरह हम लोग यूज़ करेंगे। अगर हम लोग जो है बता रहे थे आप लोगों को डेफिनेशन में कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M, इसका मतलब होता है अगर हम A से M को डिवाइड करते हैं तो आपको जो रिमाइंडर मिलने वाला है, B को भी हम लोग M से डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर मिलने वाला है। पर यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ से हम लोग 0 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कि हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम लोग 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम लोग को जो है अनडिफाइंड हो जाता है, तो हम लोग 0 से एक नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में हम लोग इसको एक एज अ डेफिनेशन लेते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है, एज अ डेफिनेशन हम लोग इसको ले सकते हैं कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड 0 इम्प्लाइज A इक्वल टू B। तो ये हम लोग का पहला प्रॉपर्टी हो गया या फिर डेफिनेशन हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस डेफिनेशन। A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड 0, इसका जो मतलब होता है वो होता है A इक्वल टू B। अब अगला प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोग यूनिकली बोल सकते हैं आइदर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M और A इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M। ये यूनिकली डिटरमाइंड है, आइदर ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा। यहाँ पे आइदर ये ट्रू होगा, आइदर ये ट्रू होगा और ये ट्रू होगा। दोनों एक साथ भी ट्रू नहीं हो सकते हैं और ये भी नहीं हो सकता कि इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं हुआ। तो आइदर इन दोनों में से किसी एक ऑलवेज ट्रू होगा। तो आपसे समझ ही पा रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कोई भी नंबर ले लीजिए, 36 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 5। देखते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। 36 को एट मैक्स लिख सकते हैं 5 × 7 + 1, तो 2 नहीं आने वाला है। तो अगर 2 नहीं आने वाला है तो ये गलत हो गया। तो ये स्टेटमेंट जो है आइदर ये कॉन्ग्रुएंट होगा या फिर नॉट कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये यूनिकली डिटरमाइंड है कि आइदर ये कॉन्ग्रुएंट है या फिर ये नॉट कॉन्ग्रुएंट है। अगला प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें बोलता है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड M। इसे हम लोग एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्टली से प्रूफ कर देंगे। कैसे हम लोग इसे प्रूफ करेंगे? A को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं M × 0 + A लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में A इज इक्वल टू M × 0 + A। तो A को अगर हम M से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर जो है A आ सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग ने एग्जाम्पल नहीं डायरेक्टली इसको प्रूफ कर दिया कि A कॉन्ग्रुएंट टू A मॉड M ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी।
अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी हमें कहता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहते हैं A कॉन्ग्रुएंट टू B mod M और B कॉन्ग्रुएंट टू C mod M। अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दिस इंप्लाइज A इज कॉन्ग्रुएंट टू C mod M। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है A कॉन्ग्रुएंट टू B mod M, और अगर ये स्टेटमेंट ही ट्रू है B कॉन्ग्रुएंट टू C mod M, तो ये स्टेटमेंट जो है A कॉन्ग्रुएंट टू C mod M ये भी ट्रू होगा। ये एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। आप लोग एडिशन में या फिर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा देखते होंगे, पर ये जो है मॉड्यूलर वर्ल्ड में भी जो है ट्रू है कि A कॉन्ग्रुएंट टू B mod M होगा, B कॉन्ग्रुएंट टू C mod M होगा, तो A कॉन्ग्रुएंट टू C mod M भी होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हम लोग लास्ट में जो है सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे जिस डाउन कर देंगे आपके लिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझ में शायद आ जाएगा क्यों ये हो रहा है। इसका प्रूफ हम लोग जो है लास्ट में देंगे, एक प्रॉपर्टी बताने के बाद इसका प्रूफ भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये जो प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इस प्रॉपर्टी के बाद ही मैं जो लास्ट प्रॉपर्टी वाला था उसका प्रूफ मैं दे दूंगा। ये पे एक प्रॉपर्टी है A congruent to B mod M and A minus B congruent to 0 mod M are exactly equivalent statements। तो A congruent to B mod M और A माइनस बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod M ये जो ना तो है एग्जैक्टली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स है, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट्स है। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। तो देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ A कॉन्ग्रुएंट टू B mod M। इसका मतलब ये हुआ कि A को हम लोग S फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। हम लोग A को M से डिवाइड करेंगे तो कोई B रिमाइंडर आने वाला है। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा गलती किया मैं, इक्वल टू होने वाला है A इक्वल टू M इंटू के प्लस B, क्योंकि A को हम लोग M से डिवाइड करेंगे तो B रिमाइंडर आएगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ही ये है, बाई डेफिनेशन ये आता है। तो मैं यहाँ पे A माइनस B करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ M इंटू के प्लस B माइनस B। तो मैं यहाँ से B को काट दे सकता हूँ, तो यहाँ पे आ गया M इंटू के। फिर से बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलर कॉन्ग्रुएंस इसका मतलब होता है A माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod M, क्योंकि हम लोग इसे A माइनस बी इक्वल टू M इंटू के प्लस 0 लिख सकते हैं, और बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ये स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाता है। तो हम लोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस किया। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये डायरेक्टली जो है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था कि A कॉन्ग्रुएंट टू B mod M इज सिमिलर इक्विवेलेंट, जो भी कहें सेम स्टेटमेंट है, A माइनस बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod M। तो हम लोग ने जो प्रॉपर्टी थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था, A कॉन्ग्रुएंट टू B mod M एंड B कॉन्ग्रुएंट टू C mod M, अगर ये दोनों ट्रू है देन A कॉन्ग्रुएंट टू C mod M, इसे हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। देखिए हम लोग कैसे इसे प्रूफ करते हैं। ये जो है हमारा प्रॉपर्टी है, इसे हम लोग अब प्रूफ करने वाले हैं। तो A कॉन्ग्रुएंट टू B mod M, इसको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है A माइनस बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod M। इसको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है कि M जो है
हम लोग यहाँ पे लिखते हैं a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m। फिर से सिमिलरली b कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड m, ये सब लोग कह सकते हैं b माइनस सी इज डिविजिबल बाई m। तो हम लोग ये कह सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल्स टू सम m इंटू Q1 और b माइनस सी इज इक्वल्स टू सम m इंटू Q2। ये दोनों सब हम लोग ऐड करेंगे तो b कटेगा और b कट जाएगा और आएगा हम लोगों का a माइनस सी इज इक्वल्स टू m इंटू Q1 प्लस Q2। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a माइनस सी इज इक्वल्स टू MQ3 और यहाँ से हम लोग लिखेंगे a माइनस सी इज इक्वल्स टू m इंटू Q3 प्लस 0 और यहाँ से हम लोग लिखेंगे a माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड m। तो हम लोग ने जो है स्टेटमेंट जो है इसको प्रूफ कर दिया हम लोग ने इस प्रॉपर्टी को। चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सारा प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब जब मैं आपका दो प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अभी तक जो आपको बताया वो तो बेसिक प्रॉपर्टीज हो गया। अब मैं जो दो प्रॉपर्टीज आपको बताने वाला हूँ ये बेसिक इंपॉर्टेंस है KPI में। ये प्रॉब्लम KPI प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला थ्योरम जो है a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m इम्प्लाइज a टू द पावर k कॉन्ग्रुएंट टू b टू द पावर k मॉड m। यहाँ पर मैं कुछ बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है बहुत इजीली। सेकंड जो है a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m इम्प्लाइज ka कॉन्ग्रुएंट टू kb मॉड m। और तीसरा जो है a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m implies नहीं, हम इसको ऐसा लिखेंगे ka कॉन्ग्रुएंट टू kb मॉड m implies a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ k एंड m। ये तीन जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पहला प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप चाहे तो आप खुद से ये प्रूफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो क्लासेस बहुत ही बड़ा हो जा रहा है यहाँ पे प्रूफ नहीं दे रहा हूँ। तो प्रूफ बहुत ही ईजी है। इन प्रूफ का आपको बहुत ही ईजिली जो है आप ये प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि इन पे जो है बहुत ही ईजी है प्रूफ्स। मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रूफ सबसे पहले कैसे आप करेंगे। वैसे ही जब मैं आपको थ्योरम बताया हूँ वैसे इसको a के एज टर्म ऑफ m इंटू के प्लस a माइनस बी को हम लिख सकते हैं m इंटू k1। ऐसे करके हम लोग बढ़ेंगे आगे और हम लोग कर देंगे, पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो खुद से ट्राई कीजिए एक बार, उसके बाद मैं आपको जो है इसका प्रूफ बता दूंगा। इसका हम लोग करते हैं टू द पावर k, इसके जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो इसके अंदर सारे टर्म के अंदर m आएगा और फाइनली एक b टू द पावर k फॉर्म आएगा। आप कीजिए एक बार अपने आप से, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर आपका नहीं होता है तो अगर आप कमेंट कीजिए आपको हुआ कि नहीं। अगर आपका नहीं होता है तो मैं आपको जो है बता दूंगा। अगला जो थ्योरम है ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इजीली प्रूफ किया जा सकता है। a माइनस बी इज इक्वल्स टू MQ1
तो के ए माइनस के बी इक्वल्स टू एम के क्यू टू, और एम के को हम लोग बताएंगे, सॉरी के क्यू टू को हम लोग बताएंगे क्यू थ्री, तो हम इसे लिखेंगे एम क्यू थ्री, और हो गया हमारा प्रूफ। तो ये थ्योरम और ये थ्योरम बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है आपके KEPA एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको अब कुछ प्रॉब्लम्स करके दिखाता हूँ जहाँ पे आप जो है क्लास इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है बहुत कुछ, तो हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे जहाँ पे आपको जो सब कुछ बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। पहला प्रॉब्लम ऐसा है कि 3 to the power 36, if 3 to the power 36 is divided by 4, what will be the remainder? ये क्वेश्चन है, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इफ़ 3 to the power 36 इज डिवाइडेड बाई 4, आपका रिमाइंडर जो है क्या होने वाला है। तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 4, क्योंकि पता है कि 3 किसे, क्योंकि ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट टू है 3 -1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4, और इसका मतलब होता है 4। तो 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आने वाला है। तो ये आपको थोड़ा बैक कैलकुलेशन करना है और आपको डायरेक्टली जो है ये स्टेटमेंट लिखना है कि 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 4। और हम लोग ने जो अभी प्रॉपर्टी बताया कि इसके ऊपर हम लोग कोई भी पावर डाल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो है एक पावर डाल देते हैं 3 to the power 36 कॉन्ग्रुएंस टू -1 to the power 36 mod 4। और आपको पता है -1 to the power 36 मतलब 1 to the power 36 मतलब 1 mod 4। तो हमारा आंसर आ गया कि इफ वी डिवाइड 3 to the power 36 by 4, our remainder will be 1। अब हम लोग एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, तब कुछ थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 to the power 3982। फिर से आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 to the power 3982। क्वेश्चन तक के कोई भी टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। किसी नंबर का लास्ट डिजिट मतलब ये होता है, ये आप थोड़ा सा जान लीजिए, आप जान जाएंगे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते करते। कि लास्ट डिजिट मतलब है इफ़ डिवाइडेड बाई 10 द रिमाइंडर। अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। 36 इसको आप 10 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर रहेगा आपका 6 और इसका लास्ट डिजिट है 6। 721 इसको आप 10 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर रहेगा 1 और इसका लास्ट डिजिट है 1। तो लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज बेसिकली द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड द नंबर बाई 10। तो बेसिकली हम लोग को इसका निकलना है, इस नंबर का अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर जो है क्या आने वाला है। तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे। पहले हम बेस को देखते हैं, इस बेस को 1 2 3 4 5 6 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 10, राइट। इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आने वाला है, क्योंकि इस नंबर का लास्ट डिजिट 7 है। तो दोनों के पावर में जो है 3982 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट टू 7 to the power 3982 mod 10, राइट। ओके,
तो हम लोग करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग। हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए अब यहाँ से हम लोग इसे ऐसे लिखने वाले हैं 7 to the power 4 इज इक्वल टू, आपको पता है 343 इंटू 7, मतलब लास्ट डिजिट का आता है 1, राइट। तो आपको ये पता है कि दिस इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 10। तो हम लोग इसके ऊपर इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, डिवाइड बाई 4। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3982 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आता है आपका 2। तो हम लोग ने क्या किया, पूरा के ऊपर जो हम लोग का क्वोशेंट आया तो वो डाल देते हैं, जो भी आया था हम लोग का क्वोशेंट। तो बेसिकली ये नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 to the power 3980 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 mod 10 सॉरी। ये हम लोग ने कैसे किया, यहाँ पे हम लोग ने 4 क्यों डाला, आप 4 से रहेगा कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जितना बड़ा नंबर डालेंगे उतना इजीली होगा। मुझे इच्छा हुआ 4 डालने का तो मैंने 4 डाला, आप 5 डालेंगे तब भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको 5 डाल के भी दिखाऊंगा करके। मैं यहाँ पे 4 डाला तो हम लोग ने देखा 4 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग का पावर में जो है हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। पावर जो डालेंगे इसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, इस दोनों नंबर का, इस दोनों का नंबर बेसिकली मल्टीप्लाई होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसा कुछ नंबर डालेंगे जो इस नंबर के बहुत पास आ सके। तो हम लोग वो 4 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट आया यहाँ पे वो डाल दिया, ताकि यहाँ पे जो है 3982 के बहुत पास वाला नंबर आ सके। और यहाँ पे भी हम लोग वो नंबर डाल दिया। अब 1 के ऊपर हम जितना भी पावर देंगे तो वही नंबर आने वाला है, राइट। तो 1 ही आ गया। तो हमने इतना तक पहुँच गया कि इस नंबर को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। अब हम लोग जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ ही 7 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 3980 इंटू 7 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 7 स्क्वायर, मतलब 7 स्क्वायर mod 10। हम लोग ने वो प्रॉपर्टी यूज़ किया, a कॉन्ग्रुएंट टू b mod m, मतलब a के कॉन्ग्रुएंट टू b के mod m। तो हम लोग इतना तक पहुंच गए कि 7 to the power 3982 कॉन्ग्रुएंट टू 49 mod 10, और 49 का लास्ट डिजिट है 9, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया 9 mod 10। तो आपका आंसर जो है आ गया 9। अब मैं आपको 5 से करके दिखाता हूँ कि आंसर जो है सेम आने वाला है। आप कुछ भी से इसे कर सकते हैं, 5, 10 और कुछ भी। तो अब बताइए किससे करता हूँ मैं, चलिए 5 से ही करके आपको दिखाता हूँ। ये नंबर है, ये नंबर कॉन्ग्रुएंट टू 7 आता है सबसे पहले mod 10 में, तो वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 7 to the power 3980, नहीं वो नहीं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। 7 to the power 5 सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट टू कितना mod 5। हम लोग 5 के वर्ड में काम कर रहे हैं अभी, राइट। हम लोग अभी 5 के वर्ड में काम कर रहे हैं। तो 7 to the power 5 कितना होता है 5 से डिवाइड करने से। तो 7 to the power 5 का वैल्यू आता है 343 हो गया 7 क्यूब इंटू 49। तो इसका लास्ट डिजिट जो है ये आने वाला है 7। तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इसका लास्ट डिजिट जो है आने वाला है 7। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ 7 mod 5। तो मैं यहाँ पे 7 to the power 3980 is congruent to 3980 को हम 5 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। सेवन 96, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली कर रहे हैं, इसके ऊपर भी डाल रहे हैं 796 और इसके ऊपर भी डाल रहे हैं 796। तो इसके ये हो गया पावर टू दी पावर 796 mod 5।
फिर से हम लोग ऐसे इसको रिड्यूस करेंगे 3980, इसके बाद 3980 से 3982 तक जाएंगे, 7 स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 798 mod 5। जैसे हम लोग 3982 को रिड्यूस करके 798 तक आए, फिर से हम लोग इसे रिड्यूस करेंगे, ऐसा करते जाएंगे 5 के बेस में। तो ऐसा करते करते हम लोग का एक शॉर्ट जो है नंबर यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने 5 जब यूज़ किया तो इतना बड़ा आ गया, और जब मैंने 4 यूज़ किया तो इतना छोटा आया। तो आपको पहले से कैसे पता चल गया कि 4 यूज़ करने से जो है छोटा आने वाला है, और 5 यूज़ करने से इतना बड़ा कैलकुलेशन जो है करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या किया, 7 के पावर्स को देखा, 7 to the power 1 7, 7 स्क्वायर 9, लास्ट डिजिट में बता रहा हूँ, 7 क्यूब 1 7, सॉरी 3, और 7 4 to the power 4 होता है 1। तो मेरा टारगेट है कि इस साइड में जो है मैं मैक्सिमम जो है स्मॉलेस्ट नंबर आने का कोशिश करूँगा। जब मैं यहाँ पे 5 से कर रहा हूँ, 7 to the power 5 7 आता है लास्ट डिजिट, तो यहाँ पे मेरा बेस में जो है 7 आ रहा है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पे mod 5 में किया, तब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 7 आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नंबर है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है स्मॉलेस्ट नंबर आ सके, क्योंकि मुझे यहाँ पे जब पावर मिलाना है, राइट। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 7 to the power 4 में आ रहा है, तो इसलिए मैंने 4 का जो है कॉन्ग्रुएंस लिया। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था 10 लास्ट डिजिट निकालने के लिए। यहाँ पे तो आपके बहुत सारे ट्रिक्स भी मिलते हैं बुक्स में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है 1 1 2, नहीं थोड़ा सा हम लोग डिफिकल्ट बनाते हैं सब। ऐसा है क्वेश्चन 7 3 6 4 2 0 1 to the power 3 6 1 9 4 1 2, ये नंबर है। क्वेश्चन है what is the remainder when the above number is divided by 100, राइट। इसका और एक सप्लीमेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसका और एक क्वेश्चन भी इसका हो सकता है, सेम आंसर होगा। क्वेश्चन ऐसा होगा और एक सेकंड, हाँ, और what are the last 2 digits of this number। दो क्वेश्चन हो सकते हैं, दोनों का सॉल्यूशन एक ही होगा, आंसर एक होगा, या क्या दिख गया होगा, क्योंकि अगर इस नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होने वाला है। और या फिर ये क्वेश्चन अगर ऐसा होगा कि व्हाट इज़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर, तो भी जो है आपका आंसर बिल्कुल सेम होगा, सॉल्यूशन भी बिल्कुल सेम होगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही रखते हैं कि व्हाट विल बी द लास्ट 2 digits of the number, right? ओके, तो हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लीजिए कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मैं आपको कुछ एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। 435 100 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आएगा 35, इसका लास्ट 2 डिजिट भी है 35। 729 100 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आएगा 29 और इसका लास्ट 2 डिजिट भी है 29। अगला नंबर 41063 100 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आएगा 63, इसका लास्ट 2 डिजिट भी है 63। तो किसी नंबर को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वही बेसिकली होता है उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स। तो स्टेटमेंट मैं इसे लिख देता हूँ एज अ स्टेटमेंट, द रिमाइंडर
on dividing a number by 100 is basically the last two digits of the number. राइट तो आपको पता चल गया कि हमको क्या करना है इस प्रॉब्लम में. जो बेसिकली नंबर थ्योरी का प्रॉब्लम होता है उसका सबसे पहला जो स्टेप है, आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको क्या लिखना है फर्स्ट स्टेप. जैसे कि अपने फर्स्ट स्टेप लिख लिया और आपके ब्रेन में एक चार्ट बन गया तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग का वीडियो का टाइटल दिया था कि हाउ टू सॉल्व अ केवीपीवाई प्रॉब्लम इन लेस देन 30 सेकेंड्स. तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ 30 सेकेंड से कम टाइम में. तो आपका टाइम शुरू करेंगे आप अब. तो आप टाइम देखिए, 30 सेकेंड्स के अंदर में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँगा. तो आप जाइए और टाइम चेक कीजिए. तो शुरू करता हूँ मैं. 3, 2, 1 स्टार्ट. ओके सो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. आंसर आ गया हमारे पास जो कि है 01. और मैं आशा करता हूँ कि मैं 30 सेकेंड से कम टाइम में भी ये क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ. तो मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया. तो देखिए आप 7364201 ये नंबर को आप देखिए, इसका लास्ट टू डिजिट्स क्या है 01. इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर का अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आने वाला है वो आने वाला है 1. तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7364201 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 100. ये हो गया हमारा स्टेप 1. राइट, समझ में आ रहा है? राइट, बहुत अच्छा. तो 7364201 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 100. अब जैसे कि मैं आपको बताया था कि इसके पावर में कुछ भी डाल सकता हूँ, तो मैं इसके पावर में डाल दिया. जो नंबर हमारे यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे डाल दिया. यह आ गया कॉन्ग्रुएंट टू 1, क्योंकि 1 टू दी बार जो भी डालेंगे तो 1 ही आएगा. तो बेसिकली हम लोग को मिल गया इस नंबर को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आने वाला है 1. तो हम लोग को बहुत इजीली पता चल गया कि इसका लास्ट डिजिट जो है वो होने वाला है 01. ये क्वेश्चन देख के बहुत ही आपको घबराहट होगा अगर आपको कॉन्ग्रुएंस के बारे में कुछ नहीं पता है. फिर इस क्वेश्चन को हम लोग कॉन्ग्रुएंस से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. अगर आप थोड़ा सा जो है इसको मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंस से थोड़ा सा वाकिफ बन जाते हैं. तो जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन दिया, मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं मन से क्वेश्चन बना रहा हूँ, मन से आपको दे रहा हूँ. तो ये क्वेश्चन को मैंने देने से पहले सोचा होगा और सोचने के साथ साथ ही मैं क्वेश्चन बना दिया. तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को देख के ही आप आंसर मार्क कर देंगे. आपको कुछ भी सॉल्व करने का ज़रूरत जो है नहीं होगा. तो ये हो गया आज के वीडियो में. हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, क्या क्या डिस्कस किया उसको जल्दी से सम अप कर लेते हैं. तो इस वीडियो को हम लोग ख़त्म कर देंगे. तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया. सबसे पहले हम डिस्कस किया हाउ टू फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर. वीडियो को बंद मत कीजिए, लास्ट में आपके लिए आएगा एक बोनस क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो को कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर कैसे हम लोग निकालेंगे. और सिमिलरली हम लोग लास्ट 3 डिजिट्स भी निकाल सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर. मैं आपको जल्दी से एग्जांपल दे देता हूँ. 3003 टू दी पावर 198. इसका हम लोग अगर डिवाइड करते हैं, बेसिकली इसका पूछा गया है लास्ट 3 डिजिट्स क्या होगा. तो बेसिकली हमें पूछा गया है लास्ट 3 डिजिट्स. बेसिकली ये नंबर है कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 1000, बेसिकली 3 टू द पावर 198. तो बेसिकली निकलना है 3 टू द पावर. इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली छोटा कर लिया कि 3 टू द पावर 198 इसका 1000 से रिमाइंडर करेंगे तो क्या आने वाला है. तो ये क्वेश्चन आप घर में ट्राई कर सकते हैं. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है मैं आपको दूंगा नेक्स्ट क्लास में. ओके, तो मैं चलता हूँ तीसरे क्वेश्चन की तरफ.
मैं जब लास्ट में क्वेश्चन दिया हूँ, ये एक PRMO का क्वेश्चन है, किसी साल में आया था किसी स्टेट का, तो ये एक बेसिकली PRMO का क्वेश्चन है। अगला जो हम लोगों ने सीखा इस वीडियो में वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस। और लास्ट पर जो हमने सीखा रिमाइंडर कैलकुलेशन। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको देता हूँ एक बोनस क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो को हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो आपको देता हूँ मैं एक बोनस क्वेश्चन। 349 to the power 12 minus 631 to the power 9 डिवाइडेड बाई 7, ये का रिमाइंडर क्या होगा, राइट? तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आप थोड़ा सा सोचिए, मैं आपको हिंट देता हूँ, इसका डिवाइड कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। हमें पता है 343 is basically 7 cube, so this is congruent to 0 mod 7. तो 349 is congruent to 6 mod 7. ये हम लोग कैसे मिला, हम लोग को पता है A congruent to B mod M is equal to A minus B congruent to 0 mod M। तो इसको हम लोग यहाँ से माइनस करते हैं, तो देखिए 6 माइनस करेंगे तो 343 आएगा। इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट वीडियो को शुरू में बोले थे, इसको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7 और 340 माइनस 6 मतलब ही है 343। तो ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे 349 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 350 इज बेसिकली डिविजिबल बाई 7, राइट? ये होता है, इसलिए हम लोग ने ये स्टेटमेंट लिखा। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, पर हमें आपको पता था जितना छोटा नंबर हो सके यहाँ पे स्मॉल, बेसिकली इसका मॉड्यूलस स्मॉल होना चाहिए, मतलब -1 भी है तो चल जाएगा, पर ये स्मॉल होना चाहिए, पर -10 नहीं चलेगा। आपको ये नंबर बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल होना चाहिए। तो मैंने -1 ले लिया, तो इसके पावर में हम लोग 12 लेंगे, इसका पावर में भी 12 आएगा, राइट? तो पावर में अगर 12 आएगा तो बेसिकली ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। इसका बेसिकली लास्ट डिजिट जो है 7 से डिवाइड करने के बाद इसका जो रिमाइंडर आएगा वो होगा 1, राइट? ये हम लोग ने कर लिया। अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं। ये समझ में आ गया आपको, राइट? 343 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7, यहाँ से हम बता सकते हैं 349 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7, क्योंकि 349 माइनस -1 इज बेसिकली 350 विच इज डिविजिबल बाई 7। सो 349 कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7, यहाँ पे स्टेप है 349 कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7, और इसका मतलब होता है -1 टू दी पावर 12 और 349 टू दी पावर 12 कर लिया हम लोग दोनों साइड में, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, राइट? ओके, तो बेसिकली हम लोग को पता चल गया। इस पार्ट को हम लोग अगर 7 से डिवाइड करते हैं, सिर्फ जो फर्स्ट नंबर है, तो हम लोग का रिमाइंडर आने वाला है 1, ठीक है ना? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट वाला देखते हैं क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट कैसा है, 631 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, राइट? क्योंकि 631 माइनस 630 होता है, 630 इज डिविजिबल बाई 7, क्योंकि वी नो 630 इज डिविजिबल बाई 7, वही हम लोग यहाँ पे यूज़ किया। तो हम लोग यह पता चल गया, तो हम दोनों तरफ में 9 पावर में लाएंगे, तो हम लोग क्या गया, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। तो हम लोग को पता चल गया इस नंबर को भी अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आने वाला है 1।
तो हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छा फॉर्म में लिखते हैं। ये पार्ट जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू Q1 प्लस 1 माइनस 7 इंटू Q2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7। इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसको भी 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो किसी की रिमाइंडर 1 आएगा तो 7 इंटू Q1 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो इसे 7 इंटू Q2 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसे डिवाइड माइनस कर देते हैं, तो क्या आता है 1 और 1 कट गया, तो बेसिकली क्या आ गया 7 इंटू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 7। तो क्लियरली न्यूमरेटर जो है 7 से डिविजिबल है। अगर 7 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, राइट। अगर आप ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का एक रिकैप करेंगे और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं, क्या किया मैंने बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, सो हम लोग बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को जो है एक रिकैप कर लेते हैं, क्या किया हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली। सो 349 is congruent to -1 mod 7 बिकॉज 350 is divisible by 7। तो हम लोग ने ये यूज़ किया। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे 350 is congruent to 0 mod 7। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मैं थोड़ा सा और भी अच्छा फॉर्म में लिख देता हूँ आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल। वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 350 इज कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod 7। इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है 349 माइनस -1 इज कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod 7। इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है 349 कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे दोनों तरफ, implies that 349 to the power 12 is congruent to -1 to the power 12 is congruent to 1 mod 7. So basically 349 to the power 12 is equals to 7 into Q1 plus 1। ये होगा एक पार्ट। सेकेंड में हम लोग ऐसा करेंगे 630 is congruent to 0 mod 7। इसका मतलब होता है 631 minus 1 is congruent to 0 mod 7। इसका मतलब होता है 631 is congruent to 1 mod 7। इसका मतलब होता है 631 to the power 9 is congruent to 1 to the power 9 is congruent to 1 mod 7। इसका मतलब होता है 631 to the power 9 is equals to 7 into Q2 plus 1। इतना सा क्लियर है? हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ किए हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए अगर आप सारा प्रॉपर्टीज जो है अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग ने इसको ऐसा किया, तो ऊपर वाला पार्ट साफ कर रहा हूँ, इस साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ इसको, इसके सेकेंड वाला पार्ट कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू फ्रॉम दिस वन, ये पार्ट का मतलब होता है 7, ये पार्ट जो है इसका मतलब होता है 7Q1 प्लस 1। लिख सकते हैं 7Q1 प्लस 1, और इस पार्ट का मतलब होता है 630 मतलब होता है 7Q2 प्लस 1। इसको हम लिखेंगे माइनस 7Q2 प्लस 1 और पूरा हम का डिवाइडेड बाई 7। तो दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 कट गया, 7 इंटू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 7।
क्योंकि ऊपर में न्यूमरेटर में 7 इंटू समथिंग है, तो ऊपर न्यूमरेटर बिल्कुल डिविजिबल बाई 7 है, तो ये पूरा नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होने वाला है 0। तो इसका आंसर हो गया रिमाइंडर इज 0।